Hello everyone, this is Tej Bahadur Singh, and as you know, we are discussing here the subject interpretation of statute. Interpretation of statute में ये सब्जेक्ट LLB ऑनर्स 8th सेमेस्टर में दिया हुआ है. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट में हम डिस्कस कर रहे थे. यूनिट 1 में द टॉपिक वाज काइंड्स ऑफ स्टैचूट, ओके, या क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैचूट. काइंड्स, इसमें हमने लास्ट लेक्चर में इसके कुछ काइंड्स डिस्कस भी किए थे. ठीक है, हमने इसमें जो डिस्कस किए थे वो लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ स्टैचूट में सबसे पहले स्टैचूट को डिस्कस किया था कि कहाँ से आया, इसका ओरिजिन क्या है, लैटिन वर्ड स्टेचर से आया, ये डिस्कस किया था. ठीक है, टाइप्स में हमने इसका क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू ड्यूरेशन देखा था, जिसमें हमने टेम्परेरी स्टैचूट और परमानेंट स्टैचूट को डिस्कस किया था. उसके बाद क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू इफेक्ट डिस्कस किया था, विच इज़ स्टैचूट विद इमीडिएट इफेक्ट एंड प्रोस्पेक्टिव स्टैचूट्स. ये दो टाइप्स हमने डिस्कस किए थे. एंड इसमें हमने थर्ड पॉइंट इसमें जो डिस्कस किया था वो था क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू ऑपरेशन और एक्सटेंट. इसमें हमने जनरल स्टैचूट, स्पेशल स्टैचूट और लोकल स्टैचूट डिस्कस किए थे. ओके, फ्रॉम टुडे वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैचूट विद रेफरेंस टू नेचर. तो अगर हम देखें क्लासिफिकेशन स्टैचूट का नेचर के बेसिस पर कितना होता है, तो ये होता है डायरेक्टरी स्टैचूट और मैंडेटरी स्टैचूट. बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं. डायरेक्टरी स्टैचूट्स को अफर्मेटिव स्टैचूट्स भी कहते हैं. इसमें एक्चुअली इसे अफर्मेटिव स्टैचूट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक अफर्मेशन होता है. अफर्मेशन का मतलब ये कि इसमें जो भी कुछ करने को कहा जाता है या ना करने को कहा जाता है. ठीक है, लेकिन अगर आपने वो काम नहीं किया है, मान लीजिए इस स्टैचूट के थ्रू आप पर एक ड्यूटी इम्पोज की गई, जो भी इस तरह के स्टैचूट्स होते हैं इनके थ्रू अगर आपके ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज की गई, तो और अगर आपने उस ड्यूटी को एक्सरसाइज नहीं किया, उस ड्यूटी को नहीं मतलब कि आपने नहीं किया वो काम, तो आपके लिए, आप पर उसके लिए कोई पेनाल्टी या कोई भी किसी तरीके का पनिशमेंट नहीं होगा. यानी कि इस स्टैचूट में ये कुछ रिकमेंड किए जाते हैं कुछ कामों को करने का या ना करने के लिए, लेकिन अगर कोई पेनाल्टी उसको अगर आपने नहीं किया है, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई पेनाल्टी नहीं यूज लगती है. ठीक है, अब देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. स्टैचूट के थ्रू नहीं, एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कोर्ट का कोई डिसीजन आता है. ठीक है, तो कोर्ट का एक ऐसा कभी कभी का जो डिसीजन आता है वो स्टेट पर छोड़ दिया जाता है. ठीक है, कोर्ट कहता है कि आपको ये काम करना है, या लोगों पर छोड़ दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, लेकिन ये आपका डिस्क्रिशन है, आप चाहें तो ना भी करें. जैसे आप देख रहे हैं जो भी कोर्ट के डिसीज़न आ रहे हैं या यूजीसी की गाइडलाइंस आती हैं. यूजीसी की गाइडलाइंस अभी सारे जो क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस जैसे चल रही हैं, तो उसमें यूजीसी की गाइडलाइन आती हैं. ठीक है, यूजीसी की गाइडलाइन में क्या आता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि आप चाहे तो इस सिलेबस को इस तरह करें. ठीक है, उसमें एक एक जो भी एक्ट, जो भी आप कह सकते हैं डायरेक्शंस दिए जाते हैं, वो डिस्क्रिशनरी टाइप के होते हैं कि यूजीसी कहती है कि आप उन कामों को करिए. ठीक है, लेकिन उन्हें डिस्क्रिशन भी देती है कि इनको कुछ कामों को ऐसे भी किया जा सकता है अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो वो होती तो डायरेक्शन है. ठीक है, लेकिन अगर उसको नहीं भी फॉलो किया गया तो उसके लिए कोई पेनाल्टी नहीं होती. यहाँ पर यूजीसी का जो एग्जांपल मैंने दिया वो एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है. ठीक है, एक आप कह सकते हैं एक अथॉरिटी, दूसरी टाइप की अथॉरिटी है. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टैचूट्स की. अगर स्टैचूट में इसी तरह का कुछ लिखा है और वो डायरेक्टरी है, यानी कि उसको फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, तो उस स्टैचूट को डायरेक्टरी स्टैचूट माना जाएगा. लेकिन अगर कोई स्टैचूट में ये चीज़ है कि अगर आपने इस काम को नहीं किया, कोई काम दिया गया उस स्टैचूट के थ्रू या किसी काम के लिए मना किया गया, और आपने फिर भी आपने या किसी भी अथॉरिटी ने जिसके लिए भी वो बात कही गई है, उसने उस काम को नहीं किया या फिर मना किया गया और उस काम को किया, मतलब यानी कि जिस काम को कहा गया है करने के लिए उस काम को नहीं किया, या फिर अगर किसी काम को करने के लिए नहीं कहा गया है उस स्टैचूट में और अगर किसी अथॉरिटी या किसी पर्सन ने वो काम किया, ठीक है, जो भी कंसर्न अथॉरिटी या पर्सन्स होंगे, तो वहाँ पर उनके लिए पेनाल्टी है या फाइन है. ठीक है, तो इसलिए इनको मैंडेटरी, यानी कि मैंडेटरी होते हैं, इनको करना ही होता है. ठीक है, तो इनको इसीलिए इम्परेटिव स्टैचूट्स भी कहते हैं इसी वजह से. ठीक है, ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव स्टैचूट्स और नेगेटिव स्टैचूट्स. पॉजिटिव स्टैचूट्स पे क्या होता है कि एक निश्चित काम को करने के लिए कहा जाता है एक निश्चित फॉर्म या निश्चित तरीके से.
ठीक है। और अगर उस काम को उसी तरीके से उस काम को नहीं किया गया या उस तरीके से नहीं किया गया तो उसके लिए कोई पेनाल्टी होती है। इसे हम पॉजिटिव स्टैचूट कहते हैं, ठीक है। निगेटिव स्टैचूट क्या होते हैं? वो स्टैचूट जिसमें किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है, ठीक है, या फिर और अगर उस काम को किया गया तो फिर उसके लिए पेनाल्टी होती है उसके कॉन्ट्रावेंशन पर। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। कॉन्स्टिट्यूशन में आप जब पढ़ते हैं सेक्शन 14 पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है? स्टेट, या 15 देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है तो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ये यहाँ से वो शुरू होता है, ठीक है। कि तो अगर आप देखें उसमें सेक्शन 15 किस तरह का फिर स्टैचूट माना जाएगा? नेगेटिव स्टैचूट माना जाएगा। कोई भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आप प्रोविज़न उठाइए, उसमें अगर खास तौर से फंडामेंटल राइट का, तो उसमें ये चीज़ लिखी होती है कि नो वन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड, तो वो नेगेटिव प्रोविज़न हो गया। पॉजिटिव प्रोविज़न क्या हो जाएगा? पॉजिटिव प्रोविज़न किसे कहेंगे? कि एवरी वन वुड बी इंटाइटल्ड टू डू दिस एक्ट, ठीक है, या एवरी, तो वो हो जाएगा, वो एक पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव स्टैचूट हो जाएगा। दोनों मैंडेटरी स्टैचूट होंगे, लेकिन एक का पॉजिटिव प्रोविज़न होगा, एक का नेगेटिव प्रोविज़न होगा। यानी कि एक में जिसमें किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है वो होता है नेगेटिव, और वो प्रोविज़न जिसमें किसी काम को करने के लिए कहा जाता है वो होता है पॉजिटिव प्रोविज़न। उसी तरह अगर इसको स्टैचूट के सेंस में समझें तो वो चीज़ जिसको किसी काम को, जिस स्टैचूट में किसी काम को करने के लिए कहा जाता है तो वो पॉजिटिव स्टैचूट होता है, जिसमें किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है वो नेगेटिव स्टैचूट होता है। ओके, अब देखते हैं फिफ्थ, इसका क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? इनेबलिंग स्टैचूट इसका पहला है। इनेबलिंग स्टैचूट में देखिए कहा जाता है कि इसमें किसी ऐसे काम को जो कि लॉफुल है उसको अनलॉफुल बना दिया जाता है, ठीक है। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, देखिए अगर इस इसी का हम एक एग्जांपल लें तो जैसे लॉटरी सिस्टम था, तो ये एक पहले एक लॉफुल एक्ट माना जाता था, लेकिन एक स्टैचूट आया मुंबई से शुरू हुआ, ठीक है। मुंबई में सबसे पहले एक एक्ट आया इससे रिलेटेड, फिर बाद में आंध्रा में आया, मुंबई में आया, उसके बाद फिर पूरे देश में अप्लाई हो गया। तो वो क्या था? लॉटरी सिस्टम था, वो एक लॉफुल एक्ट पहले माना जाता था, लेकिन बाद में उसको अनलॉफुल बना दिया गया, ठीक है। यही बात यहाँ कही जा रही है। इनेबलिंग स्टैचूट का एक और मतलब है किसी को कोई पावर देना, ठीक है। लाइक जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 देखते हैं तो आप उसका सब क्लॉज 1 देखिए। सब क्लॉज 1 में, सब क्लॉज 1 इज एन इनेबलिंग प्रोविजन, ठीक है। कोई अथॉरिटी ये काम कर सकती है, ही वुड बी, या कह सकते हैं ही वुड डू दिस एक्ट, या कुछ भी। आप जब 368 का क्लॉज 1 देखेंगे तो वहाँ पर ये बात दी हुई कि पार्लियामेंट को पावर है अंडर सेक्शन 368 कि वो अमेंड कर सके, वैरी कर सके, ठीक है, या रिपील कर सके किसी प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशन के। ये चीज़ लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में। अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे तो वहाँ पर पार्लियामेंट को एक इनेबलिंग प्रोविज़न है जो कि पार्लियामेंट को पावर देता है, ठीक है। या फिर दूसरे सेंस में समझे तो कोई एक ऐसा स्टैचूट जो किसी अनलॉफुल एक्ट, जो किसी अनलॉफुल एक्ट को लॉफुल बना दे तो वो इनेबलिंग स्टैचूट होगा। और अगर वही कोई स्टैचूट है जो किसी लॉफुल एक्ट को अनलॉफुल बना दे, सॉरी, जो किसी अनलॉफुल एक्ट को लॉफुल बना दे, जैसे कि मान लीजिए आज लॉटरी का सिस्टम चल रहा है, आज के टाइम पर तो वो अनलॉफुल है ना। अगर कोई एक्ट आ जाए और उसको लॉफुल कर दे, उसको कह दे कि ये सही है, इस पे, या जैसे बेटिंग होती है, बेटिंग को यानी कि वो लॉफुल कर दे कि हाँ ये लीगल होगा, ये अब इलीगल नहीं माना जाएगा, तो वो कैसा एक्ट हो जाएगा? डिसएबलिंग एक्ट हो जाएगा। ओके, वो हो जाएगा डिसएबलिंग एक्ट या डिसएबलिंग स्टैचूट। आप देख सकते हैं पॉइंट 2 में यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। अब देखिए इसका पॉइंट 3 क्या कहता है? परमिसिव स्टैचूट। परमिसिव स्टैचूट क्या होता है? ये ये जो है द स्टैचूट दैट मेयरली परमिटिंग द डूइंग ऑफ सर्टेन एक्ट्स बट विदाउट कमांडिंग देयर परफॉर्मेंस, मतलब कि परफॉर्मेंस की कमांड नहीं करता लेकिन परमिट कर देता है किसी एक्ट को करने की। फोर्थ वन इज प्रोहिबिटरी स्टैचूट। प्रोहिबिटरी स्टैचूट में क्या होता है? दोज स्टैचूट्स दैट प्रोहिबिट और फॉरबिड डूइंग ऑफ सर्टेन एक्ट्स, मतलब कि वो स्टैचूट जो कि किसी को, देखिए जैसे हमने जो नेगेटिव स्टैचूट पढ़े थे ना, वही प्रोहिबिटरी स्टैचूट भी होते हैं, ठीक है। कि उसमें क्या किया जाता है कि किसी एक्ट को करने के लिए मना किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोडिफाइंग स्टैचूट, ठीक है। कोडिफाइंग स्टैचूट
आप जानते हैं क्या होता है कि एक स्टैचूट जिसमें ठीक है, जो एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है और उस डॉक्यूमेंट फॉर्म में सारे रूल सिस्टमैटिकली अरेंज होते हैं। हम जब भी कोई जो भी कोडिफाइंग स्टैचूट पढ़ते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, कोई भी जितने भी एविडेंस कुछ भी, वो सारे कोडिफाइंग स्टैचूट हैं, क्योंकि उनमें उनका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है और उस प्रॉपर डॉक्यूमेंट में सारे कोडिफिकेशंस के थ्रू सारे रूल सिस्टमैटिकली अरेंज होते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड इट इज दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कोडिफाइंग स्टैचूट। ठीक है। कंसोलिडेटिंग स्टैचूट, आप किसी भी स्टैचूट का कभी भी, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, तो आप उसका प्रियम्बल पढ़िए। ठीक है। या जनरली आपको स्टैचूट में मिल जाता है, आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का पढ़िए, तो उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट में आपको मिलेगा टू अमेंड एंड कंसोलिडेट, ये टर्म मिलेगा आपको। तो कंसोलिडेट क्या है? कंसोलिडेट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट का एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो मोटर व्हीकल से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर क्या है? मोटर व्हीकल। ठीक है। तो मोटर व्हीकल से रिलेटेड या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको एक जगह कंसोलिडेट कर दिया गया है, या जितने भी रूल्स हैं उनको एक डॉक्यूमेंट में कंसोलिडेट कर दिया गया है। इसलिए उस मोटर व्हीकल एक्ट को क्या कहेंगे? कंसोलिडेट स्टैचूट भी कहेंगे। ठीक है। उसके अलावा क्यूरेटिव और वैलिडेटिंग स्टैचूट, इसका मतलब कि ये स्टैचूट बेसिकली उस तरह के स्टैचूट होते हैं जो कि मान लीजिए कोई एक्ट है। ठीक है। कोई एक्ट ऑलरेडी, कोई लेजिस्लेशन है, उसमें कोई डिफेक्ट समझ में आ रहा है। ठीक है। कोई पहले का लॉ है और उसमें कोई डिफेक्ट है, तो क्या किया जाता है कि एक इनैक्टमेंट निकाला जाता है। उसको आप रिपील भी नहीं कर सकते, अमेंड भी नहीं कर सकते, तो एक इनैक्टमेंट होता है, एक और लेजिस्लेशन निकाला जाता है जिसका पर्पज़ यही होता है कि उसके इफेक्ट को दूर करके, उसमें सिर्फ वही प्रोविज़न होता है जो उसके इफेक्ट को दूर करता है। ठीक है। रिपीलिंग स्टैचूट, होपफुली यू आर वेल नोन अबाउट दिस, कि वो स्टैचूट जो किसी दूसरे स्टैचूट को रिपील करने के लिए इनैक्ट किया जाता है, उसे रिपीलिंग स्टैचूट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अमेंडिंग स्टैचूट पर आते हैं। अमेंडिंग स्टैचूट किसे कहते हैं? अमेंडिंग स्टैचूट में देखिए, कोई अगर मान लीजिए कोई प्रोविज़न है किसी एक्ट का, ठीक है, और वो किसी प्रोविज़न में अमेंड कर रहा है। ठीक है। जैसे अरे आप इसको सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कई सारे ऐसे एक्ट आते हैं जो कि सिर्फ अमेंडमेंट के ही पर्पज़ से होते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट, विच इज़ कॉल्ड मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, जिसे नाम ही दिया गया ये। ठीक है। इसी तरह ऐसे कई सारे कभी कभी इनैक्टमेंट्स होते हैं जो किसी एक्ट में मेजर अमेंडमेंट्स करने के लिए किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमेशा होता है, आप अमेंडमेंट्स में देख सकते हैं। स्पेशली आप देख सकते हैं 42nd अमेंडमेंट। ठीक है। वो भी एक उसको क्या कहा था, उसको भी तो यही कहा गया था ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है। तो ऐसे कई सारे एक्ट्स आते हैं जिसमें पहले से ही कोई अगर एक्ट है तो उसमें अमेंड अगर करना है तो उसके लिए एक अलग से इनैक्टमेंट किया जाता है और उसे कहते हैं अमेंडिंग स्टैच्यूट। ओके। उसके बाद डिक्लेरेटरी स्टैच्यूट पे आते हैं। डिक्लेरेटरी स्टैच्यूट इज अ स्टैच्यूट विच इज़ रिमूविंग डाउट इन लॉ occurred ड्यू टू सर्टेन कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस ऑफ द कोर्ट। मतलब कि मान लीजिए कोर्ट ने कई डिसीजन दिए। ठीक है। अब उन डिसीजन से क्या हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। कई बार आपने खुद लॉ के केसेस में पढ़ा होगा लॉ के, कि वहाँ पर क्या कि उनमें सिचुएशन क्या होता है, कोर्ट के मान लीजिए कई हाई कोर्ट्स के ही डिसीजन हैं, तो अब आप जैसा कि जानते हैं एक हाई कोर्ट का डिसीजन दूसरे हाई कोर्ट के डिसीजन को ज़रूरी नहीं है कि फॉलो करें। ठीक है। परसुएसिव डिसीजंस कहे जाते हैं हाई कोर्ट के डिसीजन दूसरे हाई स्टेट के हाई कोर्ट के लिए। तो वहाँ पर मान लीजिए एक कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, दूसरे कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ जाती है, या सुप्रीम कोर्ट में ही ऐसा होता है। कभी कभी क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आ जाती है डिसीजंस के थ्रू। तो ऐसी स्टेज में क्या होगा, ऐसी स्टेज में जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो कंडीशंस हैं, वो उसकी एक नीड होती है कि उस चीज़ को क्लियर किया जा सके, इस तरह के डाउट को दूर किया जा सके। ठीक है। तो एक स्टैचूट का इनैक्टमेंट होता है या किसी प्रोविज़न में ये चीज़ क्लियर की जाती है कि यहाँ पर ये जो सिचुएशन कॉन्फ्लिक्टिंग है उसमें उस चीज़ को क्लियरली लिख दिया जाता है कि यहाँ पर ऐसा माना जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली ये एक पर्टिकुलर मैटर पर स्टैचूट होते हैं कोर्ट्स के, और इस पर कोर्ट्स के डिसीजन को क्लियर करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक।
इसके अलावा क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू कंटेंट। अब क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू कंटेंट देखें तो इसमें आता है आपका सब्सटेंटिव स्टैट्यूट, ठीक है, अ स्टैट्यूट विच डील्स विद द सब्सटेंस ऑफ द लॉ। समझिए इस बात को, सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल स्टैट्यूट दो माने जाते हैं। आप जानते होंगे आईपीसी इज अ सब्सटेंटिव स्टैट्यूट, सीआरपीसी इज अ प्रोसीजरल स्टैट्यूट, ठीक है। सब्सटेंटिव स्टैट्यूट वो होता है जहां पर लॉ का सब्सटेंस लिखा जाता है, मतलब कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जैसे आईपीसी में क्रिमिनल केसेस देखे जाते हैं तो वहां पर क्रिमिनल केसेस या क्राइम जो है सब्जेक्ट मैटर है। तो क्राइम क्या है, कैसे होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, ये सब उसमें लिखा जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है मान लीजिए, या फिर जो भी जैसा भी अगर किसी भी कोई भी सब्जेक्ट मैटर है, उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो भी डिटेल होगा, जैसे हमने आईपीसी को देखा तो उसमें क्या ऑफेंस होता है, ऑफेंस किसे कहते हैं, ठीक है, क्राइम किस, या फिर आप कह सकते हैं कि उसमें कौन सा क्राइम क्या होता है, मर्डर क्या होता है, तो डेफिनेशन से रिलेटेड पोर्शन, राइट्स ड्यूटीज़ से रिलेटेड पोर्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं सब्सटेंटिव स्टैट्यूट में। लेकिन प्रोसीजरल स्टैट्यूट क्या होता है, सब्सटेंटिव स्टैट्यूट जो होता है, ठीक है, में आप मान सकते हैं, जैसे आप ये कहते हैं कि सब्सटेंटिव स्टैट्यूट पे मान लीजिए डेफिनेशन है, जैसे आप आईपीसी लेते हैं तो या एविडेंस ले लें आप, ठीक है, तो एविडेंस को तो सब्सटेंटिव बेसिकली जो माना जाता है वो सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल दोनों माना जाता है। लेकिन अगर हम एविडेंस को देखें तो उसमें भी सब्सटेंटिव प्रोविजंस होते हैं, जैसे कि उसमें लिखा है डॉक्यूमेंट क्या होता है, ठीक है, जैसे उसमें लिखा हुआ है कि प्रूफ किसे कहते हैं, नॉट प्रूफ्ड किसे कहते हैं, या आगे, और तो इसका मतलब ये है कि प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम क्या होता है, तो ये सारे सब्सटेंटिव प्रोविजंस हैं एविडेंस एक्ट के, ठीक है, जिसमें ये बताया गया है कि इन प्रोविज़न का सब्सटेंटिव मीनिंग क्या है, ठीक है, या फिर कोई पार्टी है तो उसके राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है। नाउ सपोज आईपीसी में जो भी दिया हुआ है, तो डेफिनेशन पोर्शन को तो अभी छोड़ दीजिए, मान लीजिए कोई राइट दिया हुआ है आईपीसी में, वो राइट वायलेट हो जाता है, तो उसके लिए जो वायलेट करता है, जो उसको कॉन्ट्रावेंट करता है, उसको कुछ आप कह सकते हैं कोई पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उस पनिशमेंट को कैसे दिया जाएगा, क्या है वो पनिशमेंट, वो तो छोड़िए, क्या है वो पनिशमेंट, वो सब्सटेंटिव प्रोविज़न में आ जाएगा, लेकिन वो पनिशमेंट कैसे दी जाएगी, उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये बात कही जाती है प्रोसीजरल या एडजेक्टिवल स्टैट्यूट में, ठीक है, जैसे कि सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, ठीक है, मैनी प्रोविजंस ऑफ एविडेंस हो गया, ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आ जाती हैं एडजेक्टिवल या प्रोसीजरल स्टैट्यूट के अंडर, ठीक है। इसके अलावा अब अगर हम देखें तो इसमें एक और एक सॉरी, हाँ, इसको अगर हम देखें तो इसमें क्लासिफिकेशन, एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं विद रेफरेंस टू सब्जेक्ट मैटर और स्कोप। देखिए पब्लिक स्टैट्यूट बेसिकली उस टाइप के स्टैट्यूट होते हैं जिनमें कि जो रेगुलेट करते हैं किसके रिलेशनशिप को, बेसिकली इंडिविजुअल, ठीक है, जो पब्लिक स्टैट्यूट में क्या लिखा हुआ है, अ पब्लिक स्टैट्यूट इज मेंट टू रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी एज अ होल। मतलब कि पब्लिक स्टैट्यूट में बेसिकली इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के रिलेशनशिप्स को जो है बेसिकली रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा प्राइवेट स्टैट्यूट में क्या होता है, ये इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स के आपस के रिलेशनशिप्स को डील किया जाता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि इट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, जो भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स हैं उनको इसमें जो है रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। और पब्लिक स्टैट्यूट में ऐसा नहीं है, ठीक है, पब्लिक स्टैट्यूट में पब्लिक और सोसाइटी के बीच के रिलेशनशिप्स को डील किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्रिमिनल स्टैट्यूट। देखिए क्रिमिनल स्टैट्यूट्स आप जानते ही हैं, ठीक है। क्रिमिनल स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है, जिसमें बेसिकली विच बेसिकली डील्स विद द क्राइम, ओके, क्राइम्स एंड देयर रेगुलेशंस विद इन द सोसाइटी, जो कि क्राइम्स और उनके रेगुलेशन से डील करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक मान लीजिए कोई क्राइम है तो वो क्राइम कैसे होता है, या फिर जैसे कोई भी क्राइम है उसमें जो भी एक्ट किया जाता है या जो भी कंडक्ट किया जाता है, या वो क्राइम या कोई भी आप कह सकते हैं कुछ पर्टिकुलर्स जो मिलकर एक क्राइम बनाते हैं उनको डिफाइन किया जाता है इसमें कि कोई क्राइम कब क्राइम कहा जाएगा, किस एक्ट, कोई कौन सा ऐसा एक्ट होगा जिसके थ्रू वो क्राइम कहा जाएगा, ठीक है।
पनिशमेंट प्रोवाइड की जाती है इन इसमें, ठीक है। और एक्ट में ओमिशन भी इंक्लूड होता है। मान लीजिए किसी काम को करना है और वो नहीं किया जा रहा, तो एक्ट में ओमिशन भी इंक्लूड होगा। तो इसमें आप कह सकते हैं डेफिनेशन दी जाती है, प्रोसीजर दिया जाता है, ठीक है। और बेसिकली इनका जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ये बताना कि कौन सा जो कंडक्ट है वो ऑफेंस माना जाएगा और कौन सा कंडक्ट है जो कि क्राइम में नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरा इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है पनिशमेंट प्रोवाइड करना, पनिशमेंट देना, ठीक है, पनिशमेंट के बारे में बताना। तो ये क्रिमिनल स्टैचूट कहे जाते हैं, ठीक है। जैसे सीआरपीसी हो गया। पीनल स्टैचूट आप देख सकते हैं, इसका बेसिक जो मेन पर्पस होता है वो होता है पनिशमेंट के लिए, ठीक है। जो भी क्रिमिनल एक्ट्स होते हैं उन पे पनिशमेंट देना, जैसे कि विपिंग एक्ट 1909, एबॉलिशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ विपिंग एक्ट, ठीक है। जो भी प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है पीनल स्टैचूट का, इसका बेसिक पर्पस होता है किसी पनिशमेंट को डिफाइन करना, किसी सर्टेन एक्ट को जिसको कि एज अ क्रिमिनल एक्ट कैटेगराइज किया जा सके, ठीक है। आप देख सकते हैं जनरली जो क्रिमिनल स्टैचूट होते हैं वही पीनल स्टैचूट भी होते हैं, ठीक है। उन्हें एक तरीके से सिनोनिमसली यूज़ किया जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा, लेकिन ज़्यादा इनको बेसिकली एक ही सेंस में यूज़ करते हैं। आप कह सकते हैं कि किसी भी स्टैचूट के जो इंटेंशन है, जैसे क्रिमिनल स्टैचूट में सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि जो जैसे पीनल स्टैचूट है, पीनल स्टैचूट पर फोकस सिर्फ क्राइम पर, सिर्फ पनिशमेंट पर ज़्यादा होता है। लेकिन जो क्रिमिनल स्टैचूट है उसमें फोकस प्रोसीजर पर भी हो सकता है, डेफिनेशन पर भी हो सकता है, ठीक है। तो बस एक यही डिफरेंस है कि इंटेंशन दोनों को लेजिस्लेचर की क्या है दोनों को बनाने में, बाकी ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें, इसमें नेक्स्ट है इसका प्यूनिटिव स्टैचूट, ठीक है। ये भी देखिए उसी तरह का स्टैचूट माना जाता है, ये भी उससे बहुत डिफरेंट नहीं है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश किया जा सकता है क्रिमिनल और पीनल स्टैचूट्स में, क्योंकि जो प्राइमरी इंटेंशन होती है प्यूनिटिव स्टैचूट की, वो होती है कि जो मतलब कि उसमें एक प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट दी जाती है, केवल एक एक्ट या ओमिशन के लिए नहीं दी जाती, ठीक है, बल्कि इसलिए भी दी जाती है ताकि एक्ट के किसी प्रोविज़न को इफ़ेक्ट में लाया जा सके, ठीक है। मतलब इसका ये हुआ कि जैसे आप एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं कि प्राइमरी एम बिहाइंड द लैंड एक्विजिशन एक्ट, Primary aim behind the Land Acquisition Act 1894 is to deal with the situation and procedure of acquiring private lands for any public purpose। मतलब कि लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1894, इसका बेसिक पर्पस क्या है? इसका बेसिक पर्पस है प्राइवेट लैंड, जो भी इसमें प्रोसीजर एक दिया जाता है वो उसमें प्राइवेट लैंड को एक्वायर करने के लिए दिया जाता है पब्लिक पर्पस के लिए, ठीक है। तो लेकिन इसको इफ़ेक्ट में लाने के लिए एक पेनाल्टी भी प्रिस्क्राइब्ड की गई है कि अगर कोई पर्सन लैंड को एक्वायर करने से रोक रहा है तो, ठीक है। तो अगर आप कह सकते हैं कि बेसिकली तो एक सिविल नेचर का एक्ट है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें कोई पर्सन इंटरफेयर कर रहा है तो वो एक ऑफेंस बन सकता है और उसके लिए पनिशमेंट है। तो बेसिकली डिफरेंस समझ में आया होगा आपको। जो पीनल स्टैचूट होते हैं उनका बेसिक जो बेसिक इंटेंशन होती है वो होती है किसी क्राइम को डिफाइन करना, उसके लिए पनिशमेंट देना, ये बेसिक इंटेंशन। लेकिन जो प्यूनिटिव स्टैचूट होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें वो बेसिक पर्पस उनका दूसरा होता है। जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट में बेसिक पर्पस क्या था? टू एक्वायर द लैंड फॉर द पब्लिक पर्पस, या फिर कह सकते हैं टू एक्वायर द प्राइवेट लैंड फॉर द पब्लिक पर्पस। आप जानते ही गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कब ऑफेंस बनता है, वो कब प्यूनिटिव बनता है? जब उस पर कोई इंटरफेरेंस करता है, अदरवाइज वो नहीं होता। जबकि जो आईपीसी हो गया या एविडेंस हो गया, इनमें क्या है, इनमें प्रॉपर क्राइम को ही डिफाइन किया गया है और इंटेंशन ही यही है उसमें कि क्राइम को डिफाइन किया जाए, उससे रिलेटेड प्रोसीजर बताया जाए, और अगर उसको कोई वायलेट करता है या उसके अंडर में कोई एक्ट आता है तो ऐसे पर्सन को सेंटेंस दिया जाए या उसको पनिशमेंट मिले। अब आते हैं फिस्कल स्टैचूट पे। देखिए जो फिस्कल स्टैचूट होते हैं वो बेसिकली जो भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उनसे डील करते हैं। जैसे कि किसी भी रेवेन्यू या पब्लिक वेल्थ का जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है,
जो भी हमारा लोक वित्त जिसे हम हिंदी में कहते हैं, लोक वित्त से रिलेटेड जो भी इनसे रिलेटेड जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है या जो भी रेवेन्यू आता है, उससे रिलेटेड मैटर्स डील किए जाते हैं। सारे फिजिकल स्टैचूट में आप देख सकते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है या सेल्स टैक्स एक्ट है, ये सारे फिजिकल स्टैचूट कहे जाते हैं। यानी कि जो भी स्टैचूट रिलेटेड होते हैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें जो है फिजिकल स्टैचूट कहा जाता है। ठीक है। रियल स्टैचूट्स क्या होते हैं? स्टैचूट्स दैट डील विद द प्रॉपर्टी मैटर्स आर नोन एज रियल स्टैचूट्स। जो कि प्रॉपर्टी से डील करते हैं उन्हें रियल स्टैचूट कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रेमेडियल स्टैचूट्स। तो ये लास्ट पॉइंट है आपका, रेमेडियल स्टैचूट किसको कहते हैं? ये बेसिकली सिविल नेचर के होते हैं। ठीक है। और ये अगर मान लीजिए किसी पर्सन का, किसी इंडिविजुअल पर्सन का कोई प्राइवेट राइट है, ठीक है, तो और उसका वायलेट किसी किया, उसका वायलेशन किसी ने किया है, तो उसमें जो रेमेडियल स्टैचूट्स में उसके लिए रेमेडी दी हुई होती है। ठीक है। जैसे कि रेमेडीज़ कैसी, लाइक रेस्टिट्यूशन, ठीक है, कंपेंसेशन, डिक्लेरेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, डैमेजेस, ठीक है, इवन पीनल डैमेजेस। तो ये सब किसी भी प्राइवेट पर्सन का कोई राइट वायलेट हुआ है, उसका कोई प्राइवेट राइट वायलेट हुआ है, तो उस प्राइवेट राइट के लिए जो रेमेडी मिलती है वो रेमेडियल स्टैचूट्स में दी जाती है। जैसे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है, ठीक है, अब ये अमेंड भी हुआ है 2018 में। जो पुराना एक्ट है वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1897। थ्रू अमेंडमेंट एक्ट इसमें एक चेंज भी आया है, इसमें काफ़ी मेजर चेंजेस किए गए। तो ये बेसिकली एक रेमेडियल स्टैचूट है, जो किसी प्राइवेट पर्सन का अगर कोई राइट वायलेट हो जाता है तो उस राइट में उसको रेमेडी मिलती है। ठीक है। तो we have discussed all the topics related to kinds of statute or classification of statutes today. ठीक है। It has been completed. From the next lecture we will discuss the next topic. Okay, thank you.